हाय एवरीवन। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है DU एसोल के पीजी कोर्सेज के जो फॉर्म हैं वो ओपन हैं। इस वीडियो में जो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जितनी भी आपके रिलेवेंट डाउट्स आ रहे हैं वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप MBA का फॉर्म भर रहे हो, MA MCOM या लाइब्रेरी कोर्सेज का फॉर्म भर रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो मई जून 2025 सेशन तक अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा, वो सब बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका ऑड सेमेस्टर में ER है, नवंबर दिसंबर 2025 में दोगे, उस कंडीशन में आप बिल्कुल भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन मई जून 2025 सेशन में आपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं या उससे पहले एग्जाम देकर क्लियर कर चुके हो, तो आप इस PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहली बात यह है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने PG का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसके बाद पोर्टल में शो होता है वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, तो इस प्रॉब्लम को लेकर आपको कुछ नहीं करना है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पेमेंट हो गई है और पोर्टल में ये नोटिफिकेशन आता है तो कुछ नहीं करना, हर 3-4 दिन में उसे लॉगिन करके चेक करते रहें। अगर वहाँ पे कुछ डिमांड आती है किसी डॉक्यूमेंट वगैरह की तो अपलोड कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना। दूसरा मसला यह है कि काफ़ी लोगों को मल्टीपल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है एक साथ। तो फिलहाल जो PG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है, इसके अंदर आप MA और MCOM दोनों के लिए एक साथ तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप डबल MA के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। लेकिन MBA और MCOM का एक साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोशिश ये करें कि पहले कोई एक फॉर्म भर दें, MA या MCOM का या MBA का भर दें, उसके बाद अगला फॉर्म भरने का ट्राई करें। और जब आप अगला फॉर्म भरने का ट्राई करोगे तो दिक्कत एक ये भी आ रही है कि सेम लॉ पोर्टल के अंदर वो दूसरा ऑप्शन आ नहीं रहा। आपको या तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू ईमेल से, न्यू ईमेल आईडी से, तो ही वो होगा। अदरवाइज सेम पोर्टल में वो ऑप्शन आ नहीं रहा। हो सकता है कुछ टाइम के बाद ऑप्शन आ जाए। एसओएल को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई जो बच्चा MBA और MCOM दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए भी एक ही पोर्टल में दोनों कोर्सेज के लिंक आने चाहिए, बट वो आ नहीं रहे। तो फिलहाल आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो। नहीं होती है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तो यार कोशिश करना अलग अलग न्यू रजिस्ट्रेशन करके दूसरा फॉर्म भर देना। उसके लिए आपको नया ईमेल और फ़ोन नंबर चाहिए होगा। और इसके अलावा यहाँ पे हम अब शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक फॉर्म से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं। देखिए दोस्तों, इस फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन आता है, क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो। इसमें यस करना है या नो करना है। इसका सिंपल सा आंसर ये है, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है या कर रहे हो, इस साल कंप्लीट होगी, दोनों ही सिचुएशन में आपको उस ऑप्शन में यस करना है। फिर वहां पे आपसे आपका इनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा जो कि आपकी मार्कशीट में होगा ग्रेजुएशन की। वहां पे आपसे पूछा जाएगा किस डिपार्टमेंट में आप पढ़ रहे हो। अगर एसओएल से कर रहे हो या करी है तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिखोगे, अदरवाइज अपने कॉलेज या टीचिंग सेंटर का नाम लिखोगे। वहां पूछा जाएगा कौन सा कोर्स आपने करा है, अपना प्रोग्राम का नाम लिख दोगे और किस ईयर का रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो ग्रेजुएशन आपने करी है या कर चुके हो उसमें आपने इनरोल कब करा था, उसमें आपने नया एडमिशन कब करा था। कंप्लीट नहीं, नया एडमिशन, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन का वहाँ पे डिटेल्स मांगी जा रही है। तो इस ऑप्शन को बहुत केयरफुली एक्सरसाइज करें। इसमें आप नो ना कर दें। इसमें नो सिर्फ वही करेंगे जिनका ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है, दैट्स इट। ठीक है, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा देखिए, जब आप अपनी 10th क्लास की, 12th क्लास की या ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालने जाते हो तो वहाँ पे परसेंटेज एंटर करने का ऑप्शन है। परसेंटेज जब आप एंटर करोगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक वहाँ पे परसेंटेज एंटर करनी है। जैसे मान लीजिए आपकी 12th क्लास की परसेंटेज बन रही है 73.658, तो वहाँ पर आप लिखोगे 73.65। या अगर आपकी परसेंटेज बन रही है 75 ओनली, तो वहां पर आप लिखोगे 75.00। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगाना वहां पे जरूरी है। कई बच्चों को लगाना नहीं आ रहा तो वो इनवैलिड फॉर्मेट दिखाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा अभी मैं ग्रेजुएशन की स्पेसिफिक डिटेल्स पर भी आऊँगा। आप लोगों को 10th और 12th के स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहाँ मेंशन कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शन है तो उसे मेंशन कर दीजिएगा। 10th क्लास के सब्जेक्ट में 6 डिटेल्स मेंशन है। अगर आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं 10th में तो 6 के 6 मेंशन कीजिए। 5 पढ़े हैं तो आखिरी वाले सेक्शन में नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन है और 5 सब्जेक्ट तो कम से कम सब बच्चे पढ़ते ही हैं, तो उसमें कम से कम एक लैंग्वेज के साथ साथ जो भी आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं
12th क्लास के, वो वहां पर लिख दीजिएगा। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स का भी वहां पर ऑप्शन है और आई थिंक 5-6 सब्जेक्ट वहां पर भी आपको लिखने हैं। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जब आप लिखोगे तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि भाई आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में था। अगर मान लीजिए ऑनर्स में था तो ऑनर्स के सब्जेक्ट आप कुछ 2-3 लिख दीजिएगा और उसके साथ साथ कुछ जेनरिक के सब्जेक्ट लिख दीजिएगा जो आपने पढ़े हैं, कुछ सेट वगैरह के सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन सब्जेक्ट आप लोग लिख दीजिए, उसके बाद कुछ 1-2 एडिशनल सब्जेक्ट जो भी हैं वो आप लिख दीजिएगा। सिमिलरली बीए प्रोग्राम आप अगर आपने करा है या बीकॉम वगैरह करा है या बीएससी वगैरह करा है तो जो भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं बीए प्रोग्राम में, 2 मेन सब्जेक्ट वो लिख दीजिएगा। साथ में जीई और एईसी या सेट वगैरह के सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। 6 सब्जेक्ट वहां पर लिखने का ऑप्शन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, अब वहां पे ग्रेजुएशन की परसेंटेज को समझना है। देखिए, जो बच्चे का रिजल्ट आ चुका है फाइनल सेमेस्टर का तो उसे अपना एग्रीगेट परसेंटेज वहां लिखना है। और वो कैलकुलेट कैसे होता है वो आपकी मार्कशीट में फॉर्मूला मेंशन है, 10 से उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया अप्लाई करते समय तो आपको वहां पे सेमेस्टर 5 तक का रिजल्ट का परसेंटेज लिखना है। अब वो कैसे निकलेगा मैं डीयू के संदर्भ में बता देता हूं कि सेमेस्टर 5 तक की एवरेज परसेंटेज कैसे निकलेगी। आप क्या कीजिए, अपनी मार्कशीट उठाइए, उसमें सेमेस्टर वाइज जो आपकी एसजीपीए आया हुआ है हर एक सेमेस्टर की परसेंटेज निकाल लीजिए और हर एक सेमेस्टर की जो परसेंटेज निकालोगे अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक रखना। जैसे किसी सेमेस्टर की परसेंटेज 53.789 आई तो आप उसको 53.78 कंसिडर करना। ठीक है, एक कॉपी पे 5 सेमेस्टर की परसेंटेज लिख लिया आपने, उन परसेंटेज का टोटल कर दो और उसको डिवाइड कर दो 5 से। जो आपकी परसेंटेज आई है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक वो वहां पर लिख दो। इसे कहते हैं एवरेज परसेंटेज निकालना। अगर आपका दूसरी यूनिवर्सिटी है ग्रेडिंग परसेंटेज का फॉर्मूला कुछ और है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तो वो कर लो कन्वर्ट और एवरेज परसेंटेज वहां पर निकाल के लिख दो। ये हो गई बात। इसके अलावा वहां पर सीयूटी का ऑप्शन है और सीयूटी का ऑप्शन केवल उनके लिए है जो एमए या एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सीयूटी देकर आए हैं। काफी लोग ये बोल रहे थे कि सर मैं सीयूटी के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं और मेरिट के लिए, उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। भाई ऑप्शन डायरेक्टली सिर्फ सीयूटी का आएगा, मेरिट के लिए डिफॉल्ट में सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं। और अगर किसी ने सीयूटी दिया है तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑप्शन वहां पर है कि क्या आपने नेशनल लेवल टेस्ट दिया है, अगर हाँ तो यस करेंगे, सीयूटी सेलेक्ट करेंगे और सीयूटी का स्कोर मेंशन कर देंगे। वहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है लेकिन आप अपना एग्जैक्ट स्कोर जो आपका आया है आउट ऑफ 300 वो वहां पर मेंशन कर दीजिएगा। पीजी करी है तो पीजी में यस करके पीजी की डिटेल्स दे दीजिएगा, अदरवाइज वो काम आपका हो गया। नीचे आपका एक्सपीरियंस का सेक्शन है। एक्सपीरियंस के सेक्शन में देखिए, जो बच्चा एमबीए के लिए अप्लाई कर रहा है उसमें अलग अलग कैटेगरीज में कैंडिडेट्स को डिवाइड करा गया है। लाइक जिसने एमबीबीएस वगैरह करा हुआ है उसको आई थिंक कैटेगरी 2 में रखा गया है। जिसने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है या किसी गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग में एक्सपीरियंस है तो उसको कैटेगरी 3 या 4 में रखा गया है। लेकिन जो जनरल एक्सपीरियंस वाले बच्चे होते हैं उनको कैटेगरी 1 में रखा गया है। तो अगर आप एमए या एमकॉम जैसे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कैटेगरी 1 चूज करो, और एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो जनरल एक्सपीरियंस आपके पास है नॉर्मल तो भी आप कैटेगरी 1 चूज करो। और सेम गोस फॉर लाइब्रेरी कोर्सेज, कैटेगरी 1 सेलेक्ट करो, फिर आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दो। ठीक है, ये आई होप इतना कॉम्प्लिकेटेड अब आपके लिए नहीं हुआ होगा। इसके बाद हमारा फाइनल एफएक्यू आ जाता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। डॉक्यूमेंट्स में देखिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th-12th की मार्कशीट, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड लगा दो या ओरिजिनल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। 10th और 12th की केवल मार्कशीट ही लगानी है, सर्टिफिकेट से कंफ्यूज नहीं होना। अब आ जाती है ग्रेजुएशन की बात। देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है तब तो उस सेक्शन में ग्रेजुएशन का रिजल्ट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री दोनों में से एक सिंगल पीडीएफ बनाकर लगा दीजिएगा। अगर रिजल्ट आ चुका है उसके बावजूद ना तो प्रोविजनल आपके पास है ना डिग्री आपके पास है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगा दीजिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया, अवेटेड है, तो सेमेस्टर 5 तक की जो आपकी मार्कशीट है वो वहां पर लगा दीजिएगा। ये चीज क्लियर। इसके अलावा वहां पर एक पीजी का डॉक्यूमेंट भी आ रहा है, पीजी की मार्कशीट अपलोड करो। हालांकि बहुत से बच्चों ने पीजी नहीं करी हुई, वो नो सेलेक्ट करके आ रहे हैं, उसके बावजूद वहां पर वो ऑप्शन आ रहा है और मैंडेटरी आ रहा है। वहां पे क्या करें जी, देखिए वहां पर एक आप ब्लैंक पेज लीजिए, उसमें लिखिए कि मैंने पीजी नहीं करी है, मैंने फॉर्म के अंदर भी केवल ग्रेजुएशन की डिटेल्स दी हैं, तो प्लीज इस अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट कर लीजिए। यही एग्जैक्ट पॉइंट उसमें लिखिए, अपने उसमें साइन कीजिए और वो उसका फोटो क्लिक करके पीजी के डॉक्यूमेंट में लगा दीजिए।
इसके अलावा वहाँ पे एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है, उसमें आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे बीपीएल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आप फॉर्म में पीछे बीपीएल को यस करके आए हो, एक्चुअली वो यस या नो आपको खुद से नहीं करना, आप जैसे ही अपना एनुअल फैमिली इनकम का स्लैब सेलेक्ट करते हो तो वो वहाँ पे डिफॉल्ट में यस या नो हो जाता है। फिर वहाँ पे आपको बीपीएल का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है, डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट करना होता है और लास्ट में डॉक्यूमेंट फिर आपसे मांग लेता है। अगर आपके पास बीपीएल का कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको वहाँ लगाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो जो मैंने प्रोसीजर बताया भाई उसी प्रोसेस को फॉलो करके मतलब अंडरटेकिंग दीजिए। उसमें लिखिए कि भाई मैं बीपीएल कैटेगरी में आता हूँ लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आप लगा दीजिए। या फिर आप सिंपल सा ये कर सकते हो, अपनी इनकम ज्यादा दिखा दो फॉर्म के अंदर और वहां पे नीचे बीपीएल अपने आप ही नो हो जाएगा और आगे डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगेगा। ये भी आप लोग कर सकते हो। वहां पर एक अदर का सेक्शन है डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी बच्चे सीयूटी देकर आए हैं, सीयूटी का स्कोर फॉर्म में दिया है, अदर के सेक्शन में सीयूटी का स्कोर कार्ड लगा दें। दैट्स इट। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी अगर आप अपनी सिलेक्ट करके आए हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या कोई और कैटेगरी, तो उसका डॉक्यूमेंट वहां पर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये जो डॉक्यूमेंट है 31 मार्च 2025 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। बाकी SC ST का पहले का भी चल जाएगा। सिमिलरली डिसेबल कैंडिडेट हो, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनओसी। देखिए जो बच्चा एक्सपीरियंस को यस करके आया है उसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनओसी दोनों मांगी जा रही हैं। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको अपने एम्प्लॉयर से इशू करवाना पड़ेगा और वहां लगाना पड़ेगा, वो प्रूफ है। अगर वही नहीं है तो फिर कहीं का एक्सपीरियंस। इसके अलावा एनओसी आता है। एनओसी अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो, एक तो वो बच्चे होते हैं जो जॉब कर चुके हैं फिर छोड़ दी उन लोगों ने, और एक वो जो करंटली जॉब में अपनी इन्वॉल्व हैं। जो इन्वॉल्व हैं उन्हें एनओसी वहां पे लगाना है अपने एम्प्लॉयर का। जो कर चुके हैं उसके बावजूद एनओसी का ऑप्शन आ रहा है तो सिंपल से लिख दीजिएगा कि मैं जॉब करंटली नहीं कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ और उसका मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऊपर लगा चुका हूँ, तो एनओसी अब मैं नहीं लगा सकता। एक अंडरटेकिंग लिखकर वहां पे अपलोड कर दीजिएगा। ऑलराइट, ये सारे मेजर डाउट्स जो आप लोगों के पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड आ रहे थे, जो हमने इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करी है। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।